Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. Which case upheld the constitutionality of the 103rd Constitutional Amendment Act 2019? Keshwanand Bharti versus State of Kerala, Janhit Abhiyan versus Union of India, Golaknath versus State of Punjab, Minerva Mills versus Union of India. किस मामले में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को बरकरार रखा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जनहित अभियान बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनहित अभियान बनाम भारत संघ. In the case of Janhit Abhiyan versus Union of India 2022, a 5-judge bench comprising of Chief Justice Uday Umesh Lalit, Justice Dinesh Maheshwari, Justice S. Ravindra Bhatt, Justice Bela M. Trivedi, Justice J. B. Pardiwala upheld the constitutional validity of this amendment. The reservation was upheld by a 3:2 majority. Janhit Abhiyan बनाम भारत संघ 2022 के मामले में मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. आरक्षण को 3 बनाम 2 बहुमत से बरकरार रखा गया. नेक्स्ट, under which chapter of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 is the right of private defense discussed? Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 और Chapter 4. भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस अध्याय के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर चर्चा की गई है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4? The correct answer for this question is option C, Chapter 3. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्याय 3. The right of private defense is briefly discussed under Chapter 3 of the BNS, which deals with general exceptions. The right of private defense is essentially a preventive right and not punitive. This right ensures the safety of one's own private body against some specific offenses. This is the right available to any person to protect anyone's body or property against such offenses. निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर बीएनएस के अध्याय 3 के अंतर्गत संक्षेप में चर्चा की गई है, जो सामान्य अपवादों से संबंधित है. निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अनिवार्यतः एक निवारक अधिकार है, दंडात्मक नहीं. यह अधिकार कुछ विशिष्ट अपराधों के विरुद्ध व्यक्ति के निजी शरीर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. यह किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराधों के खिलाफ किसी के शरीर या संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923? ओनली अ फाइन, imprisonment up to 5 years, imprisonment up to 3 years, fine और both, only imprisonment. शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 का उल्लंघन करने पर क्या सजा है? केवल जुर्माना, 5 वर्ष तक कारावास, 3 वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों, केवल कारावास. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, फाइन और बोथ. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों. Recently, the Delhi High Court ruled that documents classified as top secret and protected under the Official Secrets Act 1923 cannot be produced by an arbitral tribunal. Section 5 of the Official Secrets Act 1923 deals with disclosure of secret official information. Punishment up to 3 years imprisonment, fine और both is mentioned in this section. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि टॉप सीक्रेट और प्रोटेक्टेड संरक्षित के रूप में वर्गीकृत दस्तावेजों को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत किसी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 गोपनीय सरकारी जानकारी के खुलासे से संबंधित है.
इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट, when did the Right to Education Act 2009 come into effect? 1st April 2008, 1st April 2010, 1st April 2012 और 1st April 2005। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2012 या 1 अप्रैल 2005? The correct answer for this question is option B, 1st April 2010। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010। Recently in Mahesh Sitaram Raut versus State of Maharashtra case, the Supreme Court held that imprisonment does not restrict an individual's right to pursue education. Article 21A and the Right to Education Act 2009 came into effect on 1st April 2010. हाल ही में महेश सीताराम राउत बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कारावास किसी व्यक्ति के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सीमित नहीं करता है। अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट, a witness who is unable to speak gives his evidence in writing in open court. Such type of evidence is known as oral evidence, no evidence, secondary evidence और primary evidence। एक गवाह जो बोलने में असमर्थ है खुली अदालत में लिखित रूप में अपना साक्ष्य देता है। इस प्रकार के साक्ष्य को क्या कहा जाता है? मौखिक साक्ष्य, कोई साक्ष्य नहीं, द्वितीय साक्ष्य या प्राथमिक साक्ष्य। The correct answer for this question is option A, oral evidence। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौखिक साक्ष्य। As per the section 119 of the Indian Evidence Act, a witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs, but such writing must be written and the signs made in open court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अनुसार जो गवाह बोलने में असमर्थ है वह अपनी गवाही किसी अन्य तरीके से दे सकता है जिससे वह उसे समझने योग्य बना सके, जैसे लिखकर या संकेतों के द्वारा, लेकिन ऐसा लेखन खुली अदालत में किया जाना चाहिए और संकेत दिए जाने चाहिए। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। Now it's time for the practice question। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। Generally, when leading questions may be asked in any examination, in cross examination, in examination in chief, in re-examination। सामान्यतः लीडिंग प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? किसी भी परीक्षण में, जिरह में, मुख्य परीक्षण में, पुनः परीक्षण में। Send us the answer of this question in the comment section। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।